गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, बुक में तो खैर थर्मोडायनेमिक्स पहले दिया हुआ है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैंने पहले उसको पढ़ाया है। अब सबसे पहले ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या। जैसे मैकेनिक्स होती है, डायनेमिक्स होती है, सभी फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स भी बच्चों फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और इसका इंटर कन्वर्जन, यानी हीट किस दूसरे किस फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स साइंस की या फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और इसके इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट के बारे में, यानी हीट किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स या साइंस भी कह सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन, यानी हीट एनर्जी और किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री में गैसेस लॉज पढ़ते हैं या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लॉज पढ़े थे, तो उसमें जितने भी रिलेशन थे वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में थे। ठीक है ना। तो गैस को हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस पे प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ का यूज़ करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैलो-सैक लॉ का यूज़ करते हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करके इन तीनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करें तो बाकी दोनों क्वांटिटीज़ में चेंज आता है। ठीक है। तो किसी भी ऐसे सिस्टम को एनी सिस्टम which is expressed in terms of temperature, pressure and volume. Temperature, pressure and volume is called a thermodynamic system. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया? किसी भी ऐसे सिस्टम को जिससे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंज होने का इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी सिस्टम which is affected by the change of temperature, pressure and volume is called a thermodynamic system. तो मैं इस लेसन में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्ड यूज़ करूँगा वो मैं मेनली गैसेस के लिए यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ कि गैस इज़ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है। तो गैस थर्मोडायनेमिक, क्योंकि गैस पे टेम्परेचर, प्रेशर और चेंज होने का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अभी तक मैंने दो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के बारे में या टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं और हीट एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसके कन्वर्जन को भी स्टडी करते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? किसी भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या असेंबली ऑफ पार्टिकल्स का जिस पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंज होने का इफेक्ट पड़ता है,
उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम देखिए, थर्मल वर्ड आता है टेम्परेचर के लिए और इक्विलिब्रियम मीन सेम। अगर दो या दो से अधिक बॉडीज़ हैं और वो उन सभी के टेम्परेचर सेम है तो हम लोग कह देते हैं कि वो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो हीट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर बॉडीज़ are in same temperature and there is no flow of heat takes place, then we say that bodies are in thermal equilibrium. जब बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं तो हीट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट में पढ़ा था कि हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। अगर दो बॉडीज़ हैं और दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ किसी का नाम नहीं है, ये लॉ जो है फर्स्ट लॉ है सेकेंड लॉ के बाद प्रूफ हुआ था और ये सबसे बेसिक लॉ था, तो इसको हम लोगों को फर्स्ट से पहले लिखना था। तो वन से पहले क्या आता है, ज़ीरो आता है, इसलिए हम लोग इसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ज़ीरो नंबर का लॉ। देखिए, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया कि अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, दो बॉडीज़ ए और बी हैं, वो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं किसी थर्ड बॉडी सी के साथ। जैसे मैं एक डायग्राम में दिखाऊं कि ये कोई बॉडी, मान लीजिए कि कोई बॉडी सी है, ये कोई बॉडी सी है और ये एक बॉडी ए के साथ कांटेक्ट में है और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। जब मैं कह रहा हूँ ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है ए और सी के टेम्परेचर सेम है। सिमिलरली एक कोई बॉडी बी है जिसका सी से तो कांटेक्ट है लेकिन ए से कोई कांटेक्ट नहीं है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी बी और सी के टेम्परेचर भी सेम है। यानी अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल है टेम्परेचर ऑफ ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ए और सी के टेम्परेचर सेम है। सिमिलरली बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब बी और सी का टेम्परेचर सेम है। तो मैथमेटिकली हम इसे क्या कह सकते हैं कि जब थीटा सी इक्वल है तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसी को हम लोग ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया कि इफ़ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body C, then A and B are also in thermal equilibrium। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो चिल्ड्रन हम बोल सकते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर दो बॉडीज़ ए और बी जो है वो सेपरेटली किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। जब स्टेटमेंट आएगा डायग्राम नहीं बनाना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधे स्टेटमेंट लिख देना है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, आज अब नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की
इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम से यानी किसी गैस की इंटरनल एनर्जी से मतलब है कि उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसका सम उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसे उस गैस की हम लोग इंटरनल एनर्जी कह देते हैं। द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is called the internal energy of that system. ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं V से लिख दे रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये हम लोग इंटरनल एनर्जी गैस की निकालेंगे फॉर रियल गैसेस और फिर फॉर आइडियल गैस। तो सबसे पहले हम लोग रियल गैस की बात करेंगे। तो फॉर रियल गैस, अगर मैं रियल गैस की बात कर रहा हूँ तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट साइज़ होता है। ठीक है, और फाइनाइट साइज़ होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स में बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते रहते हैं और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट साइज़ होता है जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता रहता है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की वजह से होती है। तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होगी रियल गैस में, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। और गैस के मॉलिक्यूल्स आपको मालूम है रैंडम मोशन करते रहते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो उसमें होगी। ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी हो सकती है यानी स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स acting between the molecules of a real gas there must is some potential energy कैपिटल V। और जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस डिपेंड ऑन इट्स वॉल्यूम। तो हम ये भी कह सकते हैं डिपेंड ऑन इट्स वॉल्यूम की जगह बोल देते हैं कि इज़ ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वॉल्यूम का फंक्शन होगा यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। और ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 3/2 kBT। यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। और इन दोनों का अगर मैं सम कर लूँ तो जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हम ये कह सकते हैं कि 3/2 kBT प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वॉल्यूम फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा यानी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। तो ये रियल गैस की इंटरनल एनर्जी हो गई।